Hello friends, Assalamu alaikum. This is Sajid Ali Haider, your investment partner here in Istanbul, Turkey. टर्की का ताला खोलने के लिए आपको एक नहीं बल्कि दो चाबियों की ज़रूरत है। पहली चाबी है सिटीज़नशिप और दूसरी चाबी है लैंग्वेज। सिटीज़नशिप इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपने टर्की में रहना है और यहाँ पे बेहतरीन कारोबारी अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना है तो आपको बिला खौफो ख़तर काम करने की इजाज़त हो, जो कि आपको सिर्फ सिटीज़नशिप के ऊपर है। क्योंकि आपको ई कैटेगरी जो कि टूरिस्टिक रेजिडेंस कार्ड है उसके ऊपर इजाज़त नहीं है काम करने की, और इसके साथ साथ ई कैटेगरी ना तो न्यू बन रही है और ना ही ईज़िली रीन्यू हो रही है। अगर किसी फैमिली पर्सन की ई कैटेगरी रेजिडेंसी कार्ड रीन्यू हो भी रहा है तो मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए। इसी तरह जो $2 लाख की रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर बी कैटेगरी रेजिडेंसी कार्ड मिलता है उसके ऊपर भी आपको काम करने की इजाज़त नहीं है। अल्टीमेटली आपके पास ऑप्शन रह जाती है कि अगर आपने बिजनेस करना है तो एज अ फॉरेनर आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा के, जो कि बहुत आसानी से हो जाती है, चूँकि गवर्नमेंट बिजनेस करने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करती है, और ख़ास तौर पे वो लोग जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं टर्की से उन्हें तो बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं। तो आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा के बिज़नेस कर सकते हैं, लेकिन आपको रहने के लिए अल्टीमेटली रेजिडेंसी कार्ड या सिटीज़नशिप चाहिए होगी। तो कंपनी रजिस्टर्ड करवाने का क्या फ़ायदा अगर आप यहाँ पर रह नहीं सकते। तो आप ये कह लीजिए कि फाइनली आपको सिटीज़नशिप हासिल करना होगी अगर आप यहाँ पर रहकर बिजनेस करना चाहते हैं। तो अब बात आ जाती है अपॉर्चुनिटीज़ की। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर आपको नेगेटिव पिक्चर पोर्ट्रे कर रहे होते हैं कि यहाँ पे रियल एस्टेट मार्केट भी जो है वो डाउन है और ज़मीन बोस हो गई है और यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो भाई बात ये है कि 2024 के अंदर मैंने अपने 5 साल करियर में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ बेची। चूँकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी ईमानदारी, आपका प्रोडक्ट नॉलेज और ट्रांसपेरेंसी। अगर आप दयानतदारी और प्रोफेशनलिज्म के साथ काम करें तो अल्लाह पाक आपको रिस्क देता है। हर 2 महीने में एटलीस्ट एक सिटीज़नशिप जो है वो मैंने ज़रूर मैच्योर की है। अल्लाह पाक ने बेशुमार रिस्क दिया, उस रिस्क का फ़ायदा ये लिया कि एक नया घर ख़रीदा अपनी सिटीज़नशिप के लिए। अब इस घर को मैंने फर्निश करना था और फर्निश करने के लिए मैंने इंटीरियर डिज़ाइनर को इनवाइट किया, उनसे कोटेशन ली और उन्होंने मुझे $50,000 4+1 अपार्टमेंट को फुल फर्निश करने के लिए और इंटीरियर डिज़ाइन करने के लिए कोट किया। मुझे ये प्राइस बहुत ज़्यादा लगी, इसलिए मैंने अपने प्रोजेक्ट का जो सेल्स ऑफिस है उनसे बात की और उनसे कहा कि जैसा आपका सैम्पल अपार्टमेंट है मुझे भी फर्निश करवाना है अपने घर को, तो आप कोटेशन दीजिए। तो उन्होंने $65,000 जो है वो कोट किया। उसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर इंटीरियर डिज़ाइनर कितना ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। मुझे एक देसी ख्याल आया और मैंने ढूंढा एक कारपेंटर और उस कारपेंटर से बात की, उसे मैंने अपने आइडियाज़ दिए और कारपेंटर ने भी मुझे जो है वो सिर्फ वुडन वर्क का 7.5 लाख लीरा कोट किया। छोटे छोटे कामों का 7.5 लाख लीरा भी बहुत ज़्यादा था। तो अल्टीमेटली मैं गया लोकल हार्डवेयर शॉप, वहाँ पर जाके जो लोकल कारपेंटर होता है उससे बात की, उसे सिर्फ छोटा सा काम दिया कि मुझे ये जो पर्दे हैंग करने के लिए मोहताज है ये करवानी है। उसे मुझे सिर्फ 3,500 लीरा चार्ज किए, जिसके अंदर सब कुछ शामिल था। मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये बंदा ईमानदार है और इसे स्लोली एक एक काम करके करवाता हूँ, और मैंने फिर स्लोली सारे काम जो है वो उसी से करवा लिए। उसके आगे रेफरेंस, उसके जो आगे नेटवर्क थे उनसे करवा लिए। फर्नीचर जो है वो 3-4 इस्तांबुल की बड़ी मार्केट्स को, इवन यहाँ पे जो स्पेशल सिटी है फर्नीचर का एनेगुल, वहाँ पे भी गए, वहाँ पे भी जाके जो है वो देखा। तो अल्टीमेटली हमने एक नेशनल ब्रांड की एक बड़ी ब्रांच से जो है वो फर्नीचर बाय कर लिया, लेकिन उसकी जो आफ्टर सेल सर्विसेज हैं वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। 80% सामान उन्होंने फर्नीचर जोड़ने के बाद अभी 20% जो है वो पेंडिंग है कि जी फैक्ट्री से नहीं आया। तो असल बात ये है कि $30,000 के अंदर मैंने पूरे घर को न सिर्फ फर्निश कर लिया, बल्कि जो मुझे कोटेशन दी जा रही थी उससे अच्छी क्वालिटी में मैंने फर्निश कर लिया।
वहाँ से मुझे एक बात समझ आई कि यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। यानी आप मेरी जो अल्लाह पाक की रहमत है 2024 के अंदर क्लाइंटेज की, उसके तजर्बे से और इस घर को फर्निश करने के लिए जब मैं कारपेंटर की तलाश में था तो जितने हमारे कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं सबको अप्रोच किया, जितने मेरे रियल एस्टेट एजेंट दोस्त हैं उनको अप्रोच किया, सबसे पूछा कि मुझे कोई पाकिस्तानी, अफ़गानी या कोई इंडियन या कोई बांग्लादेशी जो है वो कारपेंटर मिल जाए ताकि मुझे उसे एक्सप्लेन करना ईजी रहे और वो हमारे मुताबिक जो है वो काम कर दे। लेकिन मुझे कोई बंदा जो है वो नहीं मिला। टर्किश लोग भी जो है वो बुलाए, उन्होंने भी डिफरेंट प्राइसेस जो है वो दी, जो कि एक्चुअल प्राइस से 200% ज़्यादा थी। अब वहाँ से मुझे ये एहसास हुआ कि यार अगर हम कोई भी काम दुनिया के किसी खित्ते के अंदर ट्रांसपेरेंसी से, ऑनेस्टी से और प्रोफेशनलिज्म से बिल्कुल हलाल, जायज़, मुनासिब मुनाफा रख कर करें तो हमें कहीं पे भी काम की कमी नहीं है, रिज़्क की कमी नहीं है। मसला ये है कि हम रातों रात अमीर होना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि जिसे नहीं पता उसकी लाइल्मी का फ़ायदा उठाते हुए उसे लूट ले। तो अगर आप टर्की के अंदर आके सेटल होना चाहते हैं या रहना चाहते हैं तो एक अच्छा आइडिया जो है वो बिज़नेस आइडिया लेके आइए, वरना आपको आउटसोर्स इनकम की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे टर्की के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ मैं इस वक्त आपको एडवाइस करूँगा वो लोग जो कि सिटीज़नशिप का पैकेज अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास $400,000 का बजट है, वही सिर्फ जो है वो सेटल होने का सोचे। अगर आपने आउट ऑफ टर्की रहना है लेकिन सिर्फ पासपोर्ट लेना है, अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम लेनी है या प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन लेनी है, तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने होम कंट्री के अंदर हैं, आप वहाँ पे अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे टर्की में आपने आना है तो लैंग्वेज जो है वो ज़रूर सीखिए, सिटीज़नशिप हासिल कीजिए और यहाँ पे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। चूँकि आपके साथ वन ऑन मीटिंग के अंदर हम आपको जो एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या बिजनेसेस आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपको किसी किस्म की असिस्टेंस, गाइडेंस, हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमें व्हाट्सएप पर अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू।